नमस्कार साथियों, एग्जाम शाला की साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपने नवंबर माह की पहली क्लास है। आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। कौन सा? आठवां केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है आपका न्यायमूर्ति एच.एल. दत्त। दूसरा ऑप्शन न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। तीसरा ऑप्शन न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन। चौथा ऑप्शन आपका न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। इनमें से कौन आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए आपके कौन? न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन से 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और चौथा ऑप्शन है आपका न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इनमें से किसे 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? बताइए आप। 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, वो किया गया किसको? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने जो स्थान लिया है न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का इन्होंने स्थान लिया है। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश है आपके कौन? न्यायमूर्ति बी.आर. गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश है। अगर हम बात करें न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की, इनका है सर्वाधिक कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल तक पद पर रहने वाले कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, जो सर्वाधिक कार्यकाल तक पद पर बने रहे। अगर आगे हम बात करें कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति करता है। हम बात करें कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो आपका आर्टिकल है कौन सा? अनुच्छेद 124 क्लोज 2 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल बनने जा रहा है, जहां पर क्या स्थापित किया जाएगा? कौन सा? पहला है कंप्यूटर लैब, दूसरा स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब, तीसरा साइंस पार्क और चौथा रोबोटिक्स सेंटर। इनमें से क्या स्थापित किया जाएगा? वो स्थापित किया जाएगा कौन सा? स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी। यह पहला स्कूल बनने जा रहा है जहां पर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी। अगर हम बात करें यह विद्यालय कहाँ का है, यह जो विद्यालय है आपके कहाँ का है? बीकानेर का। बीकानेर का पहला राजकीय विद्यालय, राजकीय बालिका विद्यालय, यहाँ पर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी, जिसमें बालिकाओं को स्पेस से संबंधित सभी जानकारी उसमें बताई जाएगी और जानकारी दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अक्टूबर 2025 तक राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी मेगावाट विद्युत क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर है? अक्टूबर 2025 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान कितनी विद्युत क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर है? पहला ऑप्शन है आपका 34,555 मेगावाट। दूसरा ऑप्शन है आपका 17,230 मेगावाट। तीसरा ऑप्शन है आपका 48,300 मेगावाट और चौथा ऑप्शन है आपका 12,500 मेगावाट। तो राजस्थान 34,555 मेगावाट विद्युत क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। आगे हम बात करें, राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली कौन सी उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां स्थापित की जाएगी? कौन सी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां पर स्थापित की जाएगी? पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। दूसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। तीसरा ऑप्शन है आपका राजकीय होम्योपैथी कॉलेज अजमेर और चौथा ऑप्शन है आपका आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र उदयपुर। तो कहां पर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी आपके कहां पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित की जाएगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान, कौन सा? 15 दिवसीय राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान कब से कब तक चलाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है आपका 1 से 15 नवंबर, दूसरा ऑप्शन 4 से 18 नवंबर, तीसरा ऑप्शन 15 से 30 नवंबर और चौथा ऑप्शन है आपका 10 से 25 नवंबर। तो कब से कब तक ये अभियान चलाया जाएगा दोस्तों? तो वो चलाया जाएगा आपके 4 से 18 नवंबर 2025 तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। अगर हम बात करें सड़क सुरक्षा अभियान की, तो यह यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर नकल कसने के लिए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। कौन से? जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर नकल कसने के लिए 15 दिवसीय राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान आपके 4 से 18 नवंबर तक चलेगा और इसका मकसद है फलोदी और जयपुर में हुई हालिया रोड एक्सीडेंट के बाद रोड सेफ्टी को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। किसको? परिवहन विभाग को, पुलिस विभाग को और सार्वजनिक निर्माण विभाग को में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आगे हम बात करें, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी वाहन चालकों को नेत्र परीक्षण के लिए अभियान चलाया जाएगा। 45 वर्ष से जिसकी भी आयु अधिक है उनका नेत्र परीक्षण किया जाएगा। ये भी इसका अभियान का हिस्सा है। आगे हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, कंज्यूमर केयर अवार्ड किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? कौन सा? कंज्यूमर केयर अवार्ड किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है आपका राजस्थान सरकार, तीसरा ऑप्शन है आपका गुजरात सरकार और चौथा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश सरकार। तो किस सरकार के द्वारा कंज्यूमर केयर अवार्ड शुरू किया गया है? तो वो किया गया आपके राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कौन सा? कंज्यूमर केयर अवार्ड जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो सरकार द्वारा उपभोक्ता क्षेत्र में, किसमें? उपभोक्ता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा अवार्ड प्रारंभ किया गया है। कौन सा? कंज्यूमर उपभोक्ता अवार्ड, जिसका उद्देश्य है राज्य में नवाचार प्रोत्साहन, कंज्यूमर फ्रेंडली और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अवार्ड की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। पहली श्रेणी आपकी राजकीय स्वायत्तशासी श्रेणी, इसमें आपके 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और संस्थागत श्रेणी जिसमें 2 लाख रुपए का प्रावधान है, और तीसरी है व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कौन कौन सी? राज्य स्वायत्तशासी श्रेणी, संस्था श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी, 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार के द्वारा यह पुरस्कार शुरू किया गया है, जो कि देश का सबसे बड़ा अवार्ड है उपभोक्ता के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 जिलों में रीको को भूमि आवंटन की मंजूरी दी है, उनमें शामिल नहीं है। इन 3 जिलों को रीको को भूमि आवंटित की गई है, उनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका भीलवाड़ा ग्राम कोदिया, दूसरा ऑप्शन है आपका डीडवाना कुचामन ग्राम बकरी मोलास, और तीसरा ऑप्शन है आपका ग्राम हाजी सागर व टेणा नाड़ी, और चौथा ऑप्शन है आपका भीलवाड़ा दुआला ग्राम। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? वो है आपका भीलवाड़ा दुआला ग्राम इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों इसमें शामिल है जहां पर रीको को भूमि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 जिलों को आवंटित किया। कितने? 3 जिलों को। अगर हम बात करें भीलवाड़ा के ग्राम कौन सा कोदिया में कितनी हेक्टेयर भूमि है? 20.80 हेक्टेयर भूमि उसको दी गई है। अगले हम डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो उसमें ग्राम भकरी मोलास में 71.59 हेक्टेयर भूमि, और तीसरा है आपका फलोदी जहां पर ग्राम हाजी सागर व टेणा नाड़ी में 49.82 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। कौन कौन से? भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन और फलोदी में
भूमि आवंटित की गई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, चांदन कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? किसने? अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? पहला ऑप्शन है आपका 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण, दूसरा ऑप्शन है आपका 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में रजत, और तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है दोनों ही गलत है। इसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है, दो पदक जीता है आपके 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है, और 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन में कौन सा रजत पदक जीता है। मतलब स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते हैं। इसका आंसर हो गया आपका 1 व 2 दोनों ही सही है। अगर हम बात करें अवनी लेखरा की, तो ये कहाँ से है? ये आपके राजस्थान के जयपुर से है। कहाँ से? जयपुर से। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही पेरिस पैरालंपिक में भी इन्होंने पदक जीते थे। तो चांदन कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने पदक जीता है कौन सा? 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल में रजत पदक इन्होंने जीता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 समारोह में डॉक्टर वी के सारस्वत, कौन से? डॉक्टर वी के सारस्वत को मानक उपाधि से सम्मानित करने वाला राजस्थान कौन सा? राजस्थान सम्मानित करने वाला संस्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका आईआईटी दिल्ली, दूसरा आईआईटी बॉम्बे, तीसरा आईआईटी जोधपुर, चौथा आईआईटी मद्रास। किस संस्थान ने डॉक्टर वी के सारस्वत को मानक उपाधि से सम्मानित किया? वो किया है किसने? आईआईटी जोधपुर ने इनको यह सम्मान दिया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान में प्रस्तावित नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? कितने? नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है आपका 2500 किलोमीटर, दूसरा 2750 किलोमीटर, तीसरा 3000 किलोमीटर और चौथा 3500 किलोमीटर। तो नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उनकी कुल लंबाई कितनी है? उनकी लंबाई आपके 2750 किलोमीटर। कितनी? 2750 किलोमीटर। अगर हम बात करें नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं, राज्य सरकार ने बजट में कुल 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनकी अनुमानित लंबाई कितनी है? 2750 किलोमीटर इनकी अनुमानित लंबाई रहेगी, और इनकी अनुमानित लागत रहेगी वो रहेगी आपके 60,000 करोड़। कितनी? 60,000 करोड़ की लागत से 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनकी लंबाई रहेगी 2750 किलोमीटर। इन 9 में से 2 एक्सप्रेसवे, कितने? 2 एक्सप्रेसवे पहले से ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यक्षेत्र में शामिल है। जो 9 है उनमें से 2 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यक्षेत्र में शामिल है। तो 2 कौन कौन से हैं? वो 2 है आपके जयपुर किशनगढ़ पंचभद्रा, और दूसरा है आपका बीकानेर कोटपुतली एक्सप्रेसवे। इन दोनों का काम केंद्र सरकार के अंदर में, तो राज्य सरकार कितने करेगी? तो 7 का कार्यक्षेत्र राज्य सरकार को देखना है। उसमें आपका पहला है कौन सा? कोटपुतली किशनगढ़, दूसरा है जयपुर भीलवाड़ा, तीसरा है जालोर झालावाड़, चौथा है आपका अजमेर बांसवाड़ा, पांचवा आपका जयपुर फलौदी, और छठा है आपका गंगानगर कोटपुतली, सातवां है आपका ब्यावर भरतपुर। इन 7 एक्सप्रेसों का निर्माण का कार्य कौन देखेगा? राज्य सरकार। और इन 2 का कौन देखेगा? केंद्र सरकार। कौन कौन से? जयपुर किशनगढ़ और बीकानेर कोटपुतली का केंद्र सरकार देखेगी, बाकी इन 7 का राज्य सरकार के अंदर है। ब्यावर भरतपुर जो एक्सप्रेस वे वो आपके 2025 में जयपुर से आगे बगरू के पास तक बनेगा, मतलब इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया। ये ब्यावर भरतपुर से जयपुर के आगे बगरू तक इसको बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान के किस संपादक को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? किसे महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है?
पहला ऑप्शन है आपका ओम थानवी, दूसरा है नंद किशोर पांडे, तीसरा है गुलाब कोठारी और चौथा है मुकुट मणिराज। किसे महर्षि वेदव्यास पुरस्कार दिया गया है? वो दिया गया आपके किसे? गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम पुरस्कार की बात करें तो गुलाब कोठारी जो कि आपके पत्रिका समूह के प्रधान संपादक है, इन्हें पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार प्रदान करता संस्था कौन है? जो पुरस्कार जारी करती वो है महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान पुणे महाराष्ट्र, इसके द्वारा संस्था सम्मान दिया जाता है। ये जो सम्मान दिया गया है वो है वैदिक शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान और लेखन में योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार 30 नवंबर को गीता जयंती अवसर पर आंधली पुणे में प्रदान किया जाएगा। कब दिया जाएगा? 30 नवंबर को दिया जाएगा। कहां पर दिया जाएगा? आंधली पुणे में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 1990 से अब तक 29 विशिष्ट जनों को दिया जा चुका है। कितने? 29 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें अपने राजस्थान के गुलाब कोठारी दूसरे व्यक्ति हैं। कितने? कौन से दूसरे व्यक्ति जिनको पुरस्कार मिलेगा? अगर पहले व्यक्ति की हम बात करें तो वो है आपके प्रोफेसर दयानंद भार्गव को ये पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। गुलाब कोठारी अपने दूसरे व्यक्ति है जिनको महर्षि वेदव्यास पुरस्कार मिलेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती प्रदेश भर में कब आयोजित की जाएगी? कब? कौन सी? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती प्रदेश भर में कब आयोजित की जाएगी? पहला ऑप्शन आपका 1 से 10 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 से 15 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है आपका 10 से 20 नवंबर और चौथा ऑप्शन है आपका 10 से 15 नवंबर। जयंती जो आयोजित की जाएगी वो की जाएगी कहां पर? 1 से 15 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। कब से कब तक की जाएगी? 1 से 15 नवंबर तक प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। इसका जो आयोजन होगा वो होगा जनजातीय गौरव वर्ष के तहत राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हाट का आयोजन, वंदन केंद्र और जनजातीय कलाकारों के उत्पादों का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा का अगर जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। तो 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करें, पुष्कर मेले 2025 का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया जा रहा है? अभी हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो कब से कब तक किया जा रहा है? पहला ऑप्शन आपका 25 अक्टूबर से 2 नवंबर, दूसरा है आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, तीसरा 3 नवंबर से 7 नवंबर और चौथा ऑप्शन आपका 21 अक्टूबर से 4 नवंबर। तो पुष्कर मेले का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पुष्कर मेले का आयोजन किया गया है। अगर हम पुष्कर मेले की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो कौन है? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ किया था उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा, इसका शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2025 में पुष्कर मेले में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नगाड़ा वादक कौन? नाथूलाल सोलंकी एवं उनके दल द्वारा 101 नगाड़ों का वादन किया गया है। इसके आयोजन में नाथूलाल सोलंकी के द्वारा नगाड़ों का वादन इसमें किया गया है। यह मेला जो आयोजित होता है ये होता है आपके कार्तिक पूर्णिमा से इसका आयोजन किया जाता है। 6 जुलाई 2025 को पुष्कर में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया है। एक चैंपियनशिप चालू की गई जिसमें राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका पहला संस्करण इसमें आयोजित किया गया है। आगे हम बात करें, पुष्कर मेला राजस्थान की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं पर्यटन विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। ये राजस्थान की संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इस महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने मेले का बजट 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया है। कितना? 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ इसका बजट किया है। दुनिया में सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। कौन सा? सबसे बड़े पशु मेलों में से सबसे बड़ा पशु मेला है कौन सा? पुष्कर मेला, जिसमें मटका फोड़, सबसे लंबी मूंछ और दुल्हन प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिता इस मेले में मुख्य आकर्षण के है, जो
हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस मेले में कई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। सैनिक वेलफेयर पोर्टल व पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पहला ऑप्शन है आपका अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है आपका हरिभाऊ किशन वागड़े, चौथा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका ओम माथुर और चौथा ऑप्शन है आपका गुलाब कटारिया। तो किसके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? तो वो की गई आपके हरिभाऊ किशन वागड़े के द्वारा की शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक आयोजित हुई थी, कहां पर हुई थी? राजभवन जयपुर में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि है वो कौन है? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। हम बात करें तो जयपुर में वृद्धाश्रम और जोधपुर में एकीकृत सैनिक परिसर विकसित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति इसमें मंजूरी दी है। राजगढ़ चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना पर सहमति दी है। साथ ही स्कूल एवं सार्वजनिक स्थलों का नामकरण बलिदानी योद्धाओं के नाम पर करने की नीति को भी स्वीकृति दी गई है। दोस्तों जो बैठक आयोजित हुई है इसमें इन सारे प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, जिसमें जयपुर में वृद्धाश्रम, जोधपुर में एकीकृत सैनिक परिसर, राजगढ़ चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय और स्कूल एवं सार्वजनिक स्थलों का नामकरण बलिदानी योद्धाओं के नाम पर करने की इसमें स्वीकृति प्रदान की है। आगे हम बात करें, राज्यपाल ने सैनिक वेलफेयर पोर्टल व पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। किसके लिए? पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं पर सूचना पुस्तिका का विमोचन भी किया है। जो भी कल्याणकारी योजना होगी उन पर सूचना पुस्तिका का विमोचन किया है। अगर हम बात करें आपके सैनिक कल्याण मंत्री कौन है, तो राजवर्धन सिंह राठौर सैनिक कल्याण मंत्री है, और सैनिक कल्याण राज्य मंत्री वो है विजय सिंह चौधरी, और सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष है वो आपके कौन? प्रेम सिंह बाजोर सैनिक बोर्ड के आपके अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल किया गया है? कौन सी? ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दूसरा ऑप्शन कृषक उपहार योजना, तीसरा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना और चौथा कृषि सुधार योजना। ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को किसमें शामिल किया गया है? वो शामिल किया गया है किसमें? कृषक उपहार योजना में ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इसका विलय किया गया है, किसमें किया गया है? कृषक उपहार योजना में इसका विलय किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि उपज मंडी समितियों में ई भुगतान को बढ़ावा देना। कौन सा? ई भुगतान को बढ़ावा देना। इसमें जो लाभार्थी थे पहले केवल किसान इसमें लाभार्थी थे, जिन्हें ई भुगतान पर लॉटरी द्वारा नगद पुरस्कार दिया जाता था। अब इसमें जिनको शामिल किया गया, किसान के साथ साथ व्यापारी को भी इसमें शामिल किया गया है। पहले केवल किसानों को इसमें शामिल किया गया था, अब किसान और व्यापारी दोनों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसमें जो नई व्यवस्था की गई है व्यापारियों के लिए, इनको ई नाम प्लेटफॉर्म से भुगतान करेंगे। किस प्लेटफॉर्म से? व्यापारियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से भुगतान करेंगे। उन्हें भी लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो नगद पुरस्कार दिया था इसमें वो लॉटरी के माध्यम से दिया जाता है। अगर इसके लाभ की हम बात करें तो है डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन और पारदर्शिता और सुविधाओं में वृद्धि करना इसका लाभ है। आगे हम इस योजना की बात करें, कृषक उपहार योजना जो है उसमें राज्य किसान पोर्टल पर, कौन से? राज्य किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन आवेदन लॉटरी का आयोजन इसमें किया जाएगा। किस पर किया जाएगा? राज्य किसान पोर्टल पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें अगर पुरस्कार की हम बात करें तो प्रथम पुरस्कार जो दिया गया वो मिला है कितना? 2.5 लाख रुपए जो मिला है श्री गोलू उपज मंडी कोटा को, इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। द्वितीय पुरस्कार की हम बात करें तो वो है 1.5 लाख रुपए आपके, वो है श्री ओम प्रकाश मंडी हनुमानगढ़। कहाँ की? हनुमानगढ़। तीसरे पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए का पुरस्कार श्री राम भरोस कृषि उपज मंडी कोटा। इन 3 मंडी को
ये पुरस्कार प्रदान किए गए। पहला आपके श्री गोलू कृषि उपज मंडी कोटा, दूसरा श्री ओम प्रकाश मंडी हनुमानगढ़ और तीसरा है आपका श्री राम भरोस कृषि उपज मंडी कोटा। इन तीन को पुरस्कार राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। आगे हम बात करें पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया था? मंडी समिति द्वारा किसानों को भुगतान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है पुरस्कार का वितरण? मंडी समिति के द्वारा भुगतान किया जाता है। भुगतान राशि का जो पुनर्भरण है वो रखा था राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा, इसका पुनर्भरण किया जाता है। पुरस्कार वितरण अगर स्तर की हम बात करें मंडी स्तर पर, तो प्रत्येक 6 माह में पुरस्कार वितरित किया जाता है। कितने माह में? प्रत्येक 6 माह में पुरस्कार वितरित किया जाता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपए की इसमें राशि दी जाती है। किस स्तर पर? मंडी स्तर पर। और राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो वो दिया जाता है आपके प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना। कौन सी? मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च, कौन सा? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा? क्या पूछा है? खाद्यान्न पूछा है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका प्राथमिक पर 120 ग्राम और उच्च प्राथमिक पर 180 ग्राम। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक पर 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक पर 150 ग्राम। तीसरा ऑप्शन है आपका प्राथमिक पर 90 ग्राम और चौथा ऑप्शन जो उच्च प्राथमिक पर 130 ग्राम। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर खाद्यान्न कितना प्रदान किया था? वो किया था आपका प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। अगर हम योजना की बात करें तो मध्याह्न भोजन योजना है जो कि पहले आपके प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से शुरू की गई थी, जो की गई थी आपके कब? 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60-40 का इसमें रेशो रहता है। 60% जो रहता है वो केंद्र सरकार का रहता है वित्त और 40% जो रहता है वो आपका राज्य सरकार इसमें करता है। अगर हम बात करें इस योजना की, तो प्रधानमंत्री पोषण योजना को 2021-22 में मिड डे मील नाम से इसको शुरू किया गया। 1995 में प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से थी, फिर 2021-22 में इसका नाम चेंज करके कौन सा कर दिया? मिड डे मील योजना कर दिया है। और 25-26 में अब इसका नाम कर दिया है कौन सी? मध्याह्न भोजन योजना। जो योजना है मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली खाद्य सामग्री, कौन से? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी खाद्य सामग्री दी जाती है ये हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी इसमें शामिल है। जिसमें आपके खाद्यान्न है वो है 100 ग्राम, दालें की अगर हम बात करें तो वो है 20 ग्राम और सब्जी की अगर हम बात करें कौन सी? पत्तेदार सही सब्जी जो वो है 50 ग्राम इसमें प्रदान की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सीधे सीधे पूछ सकता है खाद्यान्न कितना दिया जाता है, दालें कितनी दी जाती है और सब्जी कितनी दी जाती है। अगर उच्च प्राथमिक की हम बात करें, इसमें खाद्यान्न दिया जाता है वो 150 ग्राम दिया जाता है, दाल दिया जाती है 300 ग्राम 30 ग्राम और सब्जी है वो आपके 75 ग्राम इसमें प्रदान की जाती है। आगे हम बात करें वर्ष 2024-25 में राजस्थान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कितने राष्ट्रीय कार्यक्रमों व योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कौन कौन सी योजनाओं कार्यक्रम है जिनमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है? ऐसी कितनी योजनाएं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन 11। कितनी योजनाएं? 11 योजनाओं में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं। पहला है आपका स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें राज्य शीर्ष प्रदर्शनकारी रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है अक्षय और सौर ऊर्जा पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में राष्ट्रीय प्रथम स्थान पर है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो है फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें भी भारत प्रथम स्थान पर है।
अगर राज्य की प्रमुख उपलब्धियों की अगर हम बात करें वर्ष 2024-25 में, तो राजस्थान ने 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कितनी? 11 में। जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन देश में प्रथम स्थान पर है। दूसरा अंगदान। तीसरा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी प्रथम स्थान पर है। साथ ही जो आपकी फसल बीमा योजना है उसमें 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी करने में भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री योजना, पीएम किसान लाभार्थी की आईडी निर्माण में भी राष्ट्र में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन 2025 में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन आपका बिहार, तीसरा राजस्थान और चौथा मणिपुर। तो किसे अवार्ड दिया गया है? वो दिया गया आपके राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अक्षय ऊर्जा में किसमें दिया गया? तो अक्षय ऊर्जा में राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। यह सम्मेलन जो आपका 30 से 31 अक्टूबर 2025 को कहाँ आयोजित हुआ था? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था, जहां राजस्थान को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, रिको द्वारा विकसित नवीनतम सोलर पैनल निर्माण पार्क कहां पर स्थित है? कौन सा सोलर पैनल निर्माण पार्क कहां पर स्थापित है? पहला नीमराणा अलवर, दूसरा कांकणी जोधपुर, तीसरा विष्णोदा धौलपुर, चौथा सांगानेर जयपुर। तो सोलर पैनल निर्माण पार्क कहां पर है? तो वो है आपका कांकाणी जोधपुर में सोलर पैनल निर्माण पार्क है। कहां पर? कांकाणी जोधपुर में। अगर हम रीको की बात करें तो रीको 1969 से औद्योगिकीकरण के विकास में लगातार प्रयास कर रहा है। उसके बाद राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। कब की गई है? वो की गई आपके 28 मार्च 1969 को स्थापित की गई, जिसमें उद्योग एवं खनिज दोनों के विकास का कार्य किया गया। उसके बाद इसमें से खनिज को अलग कर दिया गया और राजस्थान खनिज विकास, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। वो की गई आपके कब? 1979 में की स्थापना की गई। इसमें से जो रीको था वो औद्योगिकरण के लिए प्रयास कर रहा है, जिसमें राजस्थान उद्योग खनिज विकास निगम की स्थापना की 1969 में। के बाद उद्योग और खनिज को अलग अलग कर दिया गया। तो खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। कब की गई? 1979 में। और उद्योग के लिए जो राजस्थान राज्य खनिज विनियोग विकास एवं विकास निगम, जिसकी स्थापना की गई कब? जनवरी 1980 में। कब? जनवरी 1980 में इसकी स्थापना की गई। तो सोलर पैनल निर्माण पार्क कहां पे स्थापित है? वो है कांकाणी जोधपुर में स्थित है। अगर हम बात करें रीको के अन्य पार्क की, तो रीको द्वारा विकसित नवीनतम पार्क कौन कौन से है? कौन से रीको के द्वारा विकसित नवीनतम पार्क कौन कौन से? पहला है आपका सोलर पैनल निर्माण पार्क, जो कि कांकाणी जोधपुर में है। दूसरा है हस्तशिल्प फर्नीचर पार्क, कहां पे है? जोधपुर में है। अब प्रमुख औद्योगिक पार्क की बात करें, किसकी? प्रमुख औद्योगिक पार्क आपका है स्टोन पार्क, बिश्नोदा धौलपुर और निम्बाहेड़ा में है। कौन सा? स्टोन पार्क बिश्नोदा जोधपुर में है। दूसरा आपका टेक्सटाइल पार्क कहां पर है? सिलोरा जयपुर और भीलवाड़ा में है। तीसरा आपका होजरी पार्क, जो कि चौपकी भिवाड़ी में है।
सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर है? वो है कनकपुरा जयपुर में। हार्डवेयर पार्क कहाँ पर है? वो कुकस जयपुर में। और मसाला पार्क कहाँ पर है आपका? मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा में आपका मसाला पार्क है। साइबर पार्क कहाँ पर है? वो है आपके जोधपुर में। हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ पे? आपके जोधपुर और जैसलमेर दोनों पर है। कहाँ पर है? हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर और जैसलमेर दोनों जगह है। फिनटेक पार्क कहाँ पर है? वो है जयपुर में। और संविधान पार्क कहाँ पर है? जयपुर में। और डंपिंग पार्क वो है कहाँ पे? किशनगढ़ में। आगे हम देखते हैं टॉय पार्क कहाँ पर है? कोटा में। सोलर पार्क कांकाणी जोधपुर में। और ब्लॉक प्रिंटिंग पार्क सांगानेर जयपुर में। प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर। निजी फूड पार्क झालावाड़। साथ ही एग्रो फूड पार्क की हम बात करें तो कहां पर है? सांचौर में, जो कि बजट 2025 में प्रस्तावित है। कौन सा? एग्रो फूड पार्क सांचौर बजट में प्रस्तावित है। मिनी एग्रो फूड पार्क कहां पर है? अनूपगढ़ में, जो कि ये भी आपके बजट 2025 में बनने को प्रस्तावित है। अगर हम जापानी पार्क की बात करें तो पहला जापानी पार्क कौन सा है? नीमराणा अलवर। और दूसरा जापानी पार्क कहां पे? गिलोट अलवर में। इस प्रकार आपके राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक पार्क हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।